हेलो बच्चों, जय हिंद। एवन क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 10th का प्रकाश। अब प्रकाश में हमने प्रीवियस वीडियो में अपवर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, और कहने का मतलब अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं आज इस वीडियो में कि ये अपवर्तन परावर्तन क्या होता है और इस पे क्या काम करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो उस घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर मुड़ जाता है, इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, परावर्तन हमेशा दर्पण में होता है। परावर्तन किस में होता है? हमेशा दर्पण में होता है। और अपवर्तन हमेशा लेंस में होता है। अपवर्तन हमेशा किस में होता है? लेंस में होता है। तो देखिए, लेंस दर्पण क्या होता है, तो कांच कैसे बनता है? तो कांच जो होता है वो सिलिका से बनता है, सिलिकेट से। जैसे बालू वगैरह होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, तो बालू वगैरह से उसको करके उससे बनाया जाता है कांच। अब कांच को लाया जाता है, अब उस कांच को लाके उसको गोल काट दिया जाता है। तो जैसे ही गोल काटेंगे ना तो वो कांच बन जाएगा क्या? गोलीय दर्पण। इस कांच को लाके ऐसे गोल काट दिए ना तो ये हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हो गया। उसको सीधा सपाट काट दिए तो हो गया समतल दर्पण। तो सीधा कई टाइप का दर्पण होता है, तो हमको जो पढ़ना है वो हमको देखना है। तो हमको यहाँ पे गोलीय दर्पण पढ़ना है। समतल दर्पण वो होता है जिसमें हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं, तो एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये एक गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को हमने काटा और गोलीय दर्पण को काट के इसमें पेंटिंग करना होता है, मतलब बाहर कलई करना होता है एक भाग में। तो अगर हमने कलई इसको काटा तो काटे तो ये उभरा हुआ भाग है, तो उभरे भाग पे अगर हमने पेंटिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया, कलई कर दिया आयरन ऑक्साइड की या सिल्वर ऑक्साइड की, इसकी हम इस पे क्या करते हैं? कलई करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो हम इस पे अगर पॉलिश करेंगे तो ये चमकदार हो जाएगा। तो इस पे आयरन ऑक्साइड नहीं तो सिल्वर ऑक्साइड की क्या करेंगे? कलई करते हैं। और कलई करते हैं ना, तब इसमें परावर्तन का गुण आ जाता है। तो इसमें किसका गुण आ जाता है? परावर्तन का गुण। तो उभरे हुए भाग पे जिसे कलई करेंगे उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। और इसको भी ऐसे ही काटा गया, ऐसे काट कर अब बताइए इसमें कौन सा भाग हमेशा हमेशा देखिए एक चीज नोट्स में लिखिएगा। नोट्स में ये लिखना है कि हमेशा हमेशा जो पॉलिश होगा, कलई होगी, वो दाहिने साइड होगी। कलई हमेशा दाएं साइड होती है, दाएं साइड। और वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाएगी, वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाएगी, बाएं साइड। ये दोनों बातें याद रहे कि जो कलई होगी, पेंटिंग होगी, वो हमेशा दाएं साइड होगी, दाएं साइड होगी। और वस्तु हमेशा जो प्रतिबिंब बनाना है उसे हमेशा कहां रखा जाएगा? बाएं साइड रखा जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, अगर इसको काटा गया और इसमें कलई कर दी गई दाएं साइड इधर, तो ये देखिए धसे हुए भाग में कलई हुई, तो धसे हुए भाग में कलई हुई तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ में आ गया। उभरे हुए भाग पर कलई होती है तो वो अवतल दर्पण होता है, दबे हुए धसे हुए भाग पे कलई होती है तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो उभरे भाग पे कलई अवतल दर्पण, दबे हुए भाग पे कलई उत्तल दर्पण। तो ये हो गया दर्पण। अब देखिए, हमेशा कलई दाएं साइड करते हैं और वस्तु को जब प्रतिबिंब बनाना है तो इस दर्पण के हमेशा बाएं साइड वस्तु को रखेंगे। तो बाएं साइड रखते हैं, फिर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसमें वर्ड आया प्रतिबिंब, तो थोड़ा प्रतिबिंब को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। जो प्रतिबिंब होता है इमेज, वो कितने टाइप का होता है? इमेज दो टाइप्स का होता है। एक होता है वास्तविक इमेज, रियल इमेज, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो देखिए, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ये हमेशा बनता है अवतल दर्पण में। ये हमेशा किस में बनेगा? अवतल दर्पण में बनेगा। और अवतल दर्पण में हमेशा बनेगा बस एक कंडीशन को छोड़कर। तो जब मैं इसमें प्रतिबिंब बनने का नियम बताऊंगा तब आपको बता दूंगा कि वो कौन सी कंडीशन होती है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। और हमेशा उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो इसमें जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता है कि यह उत्तल दर्पण में होता है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल में बनता है, जो रियल में ये प्रतिबिंब होता है। इसमें वास्तव में दो किरणें आपस में जाके एक बिंदु पर मिलती हैं। तो एक बिंदु पर परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। तो इसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर किरणें वास्तव में ना मिले, प्रतीत हो, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, तो उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो कुछ नहीं करना है, यहां लिख देंगे एक बिंदु पर परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मतलब प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती है। तो उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। दो टाइप का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। ये रियल में, वास्तविक में दो किरणें आपस में जाके एक जगह पे मिलेंगी और ये उत्तल में क्या होगा? ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वो एक आभासी प्रतिबिंब होता है। अभी हम बना के भी देखेंगे कि कहां रियल है, कहां ये इमेजिनरी है। तो देखिए यहां पे क्या है, ये दर्पण था, अवतल दर्पण उभरे हुए भाग पे कले, दबे हुए भाग पे कले उत्तल दर्पण। अब लेंस बनाते हैं। लेंस क्या होता है? तो लेंस जो होता है ना, इसमें तो देखिए अब प्रकाश आएगा और टकरा के मुड़ जाएगा। लेकिन लेंस में क्या होता है? आएगा प्रकाश, थोड़ा विचलित होगा और आर पार हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों दबे हुए भाग, ये दोनों कटे हुए भाग हैं, इन दोनों भागों को अगर चिपका दिया जाए तो इस भाग को अगर चिपकाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी? ऐसी ही आकृति बनेगी, ऐसी। इस वाले भाग को मान लेते हैं बीच से ये कटा था, ऐसा था। तो इसको जब काटा गया तो ये ऐसी आकृति बनी। तो देखो इस कटे हुए भाग को ले जाके सीधा सटा दे तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस हो जाता है? उत्तल लेंस हो जाता है। और इन्हीं कटे हुए भाग को ले जाके उल्टा ऐसे सटा दे तो जब उल्टा सटाते हैं तो ऐसी आकृति बनती है। जब उल्टा सटाएंगे तो इस टाइप की आकृति बनेगी। तो इसे हम बोलेंगे अवतल लेंस। इसे क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा क्या है? उत्तल लेंस किनारों पे पतला, बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस किनारों पे मोटा, बीच में पतला होता है। तो जो लेंस किनारों पे मोटा, बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं और जो लेंस किनारों पे पतला, बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है? तो लेंस समझ में आ गया। तो हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, फिर लेंस क्या होता है, फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछता है बहुत ज्यादा, तो उनको डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे ये सीरीज क्या होगा, पार्ट वाइज ऐसे ही कवर हो जाएगी। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर में ये वीडियो क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये काफी अच्छा, इससे क्वेश्चन भी बनता है, आता है एग्जाम में, इस वजह से इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये जो प्रतिबिंब बना है आभासी और ये वास्तविक, ये कैसे बनता है। तो ये समझ में आ गया दर्पण। अब इसमें देखेंगे कि ये प्रतिबिंब जो बनता है ये रियल में कैसे बनता है। तो देखिए होता क्या है, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अभी मैं बताया उभरे हुए भाग पे कलई होगी, तो ये कौन सा दर्पण होगा ये अवतल दर्पण। अब यहां से एक रेखा खींचें, इस रेखा का नाम है क्या, मुख्य अक्ष। इस रेखा का क्या नाम होता है, मुख्य। अब सपोज इसके सामने कोई वस्तु रख दिया गया AB, अब इससे ये प्रकाश चली सीधे
और प्रकाश सीधे चली और परावर्तन के बाद ये यहां से मुड़कर चली गई। दूसरा प्रकाश यहां से चली और यहां से ऐसे गई और ये फिर यहां से वापस आ गई। तो यहां पे दोनों किरणें मिल गई। तो वस्तु थी ए बी, प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश। मतलब देखिए वस्तु ऐसे थी और प्रतिबिंब ऐसे बना, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। जब उल्टा बनेगा तो उसी को बोलेंगे वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। जैसे हमारी परछाई देखिए, ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यही हाथ दिख रहा है कि नहीं, तो ये एक आभासी प्रतिबिंब है, रियल इमेज नहीं है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमारी जो ब्रेन तंत्रिकाएं होती है, मस्तिष्क तंत्रिकाएं, उस चीज को सीधा करके दिखा देती है। क्लियर? तो देखिए ये प्रतिबिंब बन गया। अभी मैं नियम बताऊंगा प्रतिबिंब का कि कैसे बनता है आखिर ये जो प्रतिबिंब होता है, क्या आखिर होता है। 3 नियम है, तीनों नियम पे पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा कोई भी। देखिए इधर से किरण गई, इधर आ गई, इधर से गई, यहां आ गई, और दोनों किरणें जहां पे मिली जिस बिंदु पे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। अगर रियल में मिल गई तो वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा और उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पे वास्तविक बना है, ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश पे उल्टा बन गया है, ये वास्तविक बना है। लेकिन आभासी अगर यही प्रतिबिंब बनता तो आभासी में ना प्रतीत होती रेखाएं, जैसे यहीं पे देख लेते हैं, ये कौन सा लेंस है, ये एक दर्पण है और उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है। अब देखिए उत्तल दर्पण के यहाँ पे भी सामने हमने वस्तु को रख दिया, सपोज यहाँ पे भी हमने क्या रखा, वस्तु को यहाँ पे ए बी पे रखा। अब यहां से प्रकाश सीधे जाएगा और प्रकाश यहाँ पे जब सीधे जाएगा तो होगा क्या, देखिए सीधे जाएगा तो देखिए ये जब इधर का दर्पण था, इधर की तरफ है, तो इसका गोला इधर रहा होगा, मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या इधर। अभी मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, अभी बस बता रहा हूं फोकस कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इसकी फोकस इधर होगी। तो देखिए जब सीधा प्रकाश जाता है तो वहां से किरणें फोकस से होकर जाती हैं। अब बताइए फोकस तो इधर है, ये फोकस है। अब फोकस जब इधर है, यहाँ पे देखिए ये फोकस था, ये वक्रता त्रिज्या था, सीधा। अभी मैं सब बताऊंगा ये आखिर होता क्या है, कैसे। तो देखिए यहां गया, अब ये लेंस दर्पण को छेदते हुए यहाँ पे आर पार तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए ये किरणें इधर जाएंगी और ये मुड़ेंगे इधर, और ये प्रतीत होंगी कि ये कहां से होकर आ रही हैं। फोकस देखो हमेशा फोकस से जाता है रियल में, लेकिन यहाँ पे प्रतीत होंगे कि ये फोकस से होते हुए क्या हो रही हैं, आ रही हैं और सीधे निकल गई। ऐसे इसी वस्तु का किरण इधर गया सीधे, और जैसे सीधे गया ये क्या होगा, फोकस से होते हुए जैसे आएगा प्रतीत होगा। अब देखिए इधर चला गया, अब दोनों किरणें कहां से होते हुए आ रही हैं, फोकस से, तो ये प्रतीत हो रहा है ना। और जब प्रतीत हो तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे आभासी और सीधा बना, ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी और सीधा। और ये कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो क्लियर है, ये बात क्लियर है कि कैसे प्रतिबिंब बना है। हमेशा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें करते क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे कि आखिर ये प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। आखिर ये इसमें कुछ रूल लग रहा है कि ऐसे किरण आ रही, इधर से चली जा रही, इधर से आ रही, इधर ही चली जा रही, इधर से आ रही, मतलब अजीब टाइप का। तो देखो पहले प्रतिबिंब की परिभाषा मैं बताया हूं कि दो किरणें, दो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। दो या दो से अधिक भी मिल सकती हैं, लेकिन दो से कम नहीं होनी चाहिए। जब भी दो किरणें जहां मिलेंगी तभी प्रतिबिंब बनता है, अगर दो किरण से कम है तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो देखिए यहां वस्तु सामने रखी, वस्तु जब सामने रखी है तो इससे बताइए दर्पण के सामने प्रकाश, देखिए जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, पहले लेक्चर में मैं बताया था, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारी उस वस्तु का प्रकाश होता है अपना का खुद का प्रकाश। खुद का प्रकाश का मतलब कि कुछ वस्तुएं दीप्त होती हैं, कुछ अदीप्त होती हैं। जो दीप्त होती है उनका स्वयं का प्रकाश, जो अदीप्त होती है वो दूसरे से प्रकाश लेके उधार पे रखी रहती है, और हम उस वस्तु को देखते हैं तो वही जो उधार रख के रखी है प्रकाश, उसी प्रकाश को भेज देती है हमारी आंखों में, और आंखों में जाएगा। अब उसके तो बहुत ज्यादा प्रकाश आएंगे और प्रकाश आपस में टकरा के आंख में रेटिना पे मिल जाते हैं, और रेटिना पे वो भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और हमको वो दिखने लगता है। लेकिन वो उल्टा दिखता है, हमारा ब्रेन उसको सीधा करके दिखा देता है। क्लियर। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दर्पण है, इसके सामने हमने वस्तु को रखा है, तो इस वस्तु का बहुत ज्यादा प्रतिबिंब जाएगा, बहुत ज्यादा रेखाएं जाएंगी, तो हम बहुत ज्यादा लेके बैठ जाएं तो ऐसे ही लेके बैठे रह जाएंगे,
दिक्कत होगा। तो हमको एक ऐसा लेना है कि हम प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 रेखाएं चाहिए, तो हम 3 रेखाएं ले लेते हैं, क्योंकि पूरे दर्पण पे प्रतिबिंब जाएगा वस्तु का, तो पूरा दर्पण ना कवर होगा, तो हम कवर करने के लिए इसके 3 पॉइंट को चूज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड। इसको पहला पॉइंट मानते हैं, इसको दूसरा पॉइंट मानते हैं, इसको तीसरा पॉइंट। और इसी तीनों पॉइंट पे 3 ठो नियम बना है, और इन्हीं तीनों नियमों पे ये जो है पूरा दर्पण आप बना लेंगे, प्रतिबिंब ऐसे बना लेंगे। आरेख विधि भी पूछता है कि आरेख विधि का निगमन कीजिए या बताइए, तो आरेख विधि पूरा कवर कर लेंगे इसी नियम पे। देखिए होता क्या है, पहले नियम में यहाँ पे बताया गया, नियम नंबर फर्स्ट इन्होंने बताया। अच्छा, इससे भी पहले कुछ चीजें हैं जिसको हम जान लेते हैं। देखिए ये दर्पण है, सीधी रेखा जो गई है इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। नंबर फर्स्ट, इसे क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो दर्पण को बीचों बीच काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। दूसरा, अब दर्पण को बीचों बीच जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोल दी। रेड वाली जो लाइन दिख रही है ये पूरी क्या है? मुख्य अक्ष। अब ये जो रेखा होती है मुख्य अक्ष, ये दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है ना, इसे दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, ये पोल होता है। तो देखिए ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव को हम P से दिखाते हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलेंगे? मुख्य ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। देखिए दर्पण के बीचों बीच जाने वाली रेखा को, रेड वाली लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। क्लियर है? और दर्पण को, ये दर्पण है, इसको ये मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटेगी वो उसका दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। तो यहाँ पे ये ध्रुव है, देखिए यहाँ पे ये ध्रुव है P, इसको पोल बोलते हैं, तो P से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों बातें क्लियर है? इसके बाद क्या है? वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम C से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? C से। तो देखिए ये जो दर्पण बना है काट के, अभी मैं इससे पहले बताया था कि ये गोलीय दर्पण होता है। हाँ, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे C है। तो देखिए ये दर्पण कभी ऐसा रहा होगा, इधर की तरफ घूमा है, तो कभी ऐसा सर्कल रहा होगा, तो बीच का एक केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो बीच में जो पाया जाता है, जो देखो दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो देखिए ये खोखला गोला ऐसा रहा होगा और इसमें बीच में C है, सेंटर होता है, तो ये वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र के बाद अब आते हैं चौथा, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखिए वक्रता केंद्र का आधा, मतलब जब प्रकाश ऐसे जाता है और टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाता है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये प्रकाश ऐसे गया, जिस बिंदु से होकर गया इसी को फोकस बोलते हैं, तो मुख्य फोकस। तो ये होता है मुख्य फोकस, इसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये हमेशा मुख्य फोकस जो होता है वक्रता केंद्र का आधा होता है। वक्रता केंद्र का हमेशा कैसा होगा? आधा, मुख्य फोकस F। तो देखिए ये मुख्य फोकस है, इससे आधा रहेगा। और ये देखिए पांचवा क्या होता है? U, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो देखिए जहां वस्तु रखी है उससे दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? U, वस्तु की दूरी, इसे हम U से दिखाते हैं। अब इस U का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, लेंथ ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, लेंथ ऑफ इमेज नहीं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ये हो जाएगा V। देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? V, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए ये है, यहाँ से यहाँ तक है प्रतिबिंब की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक है वस्तु की दूरी, और मुख्य फोकस से दर्पण के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस की दूरी। तो इसके बाद आ गया सातवां, फोकस दूरी, फोकस दूरी F। तो ये कहां से कहां तक होता है? कि मुख्य फोकस से दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस की दूरी। और एक बचा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C से दर्पण के बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इसे हम R से दिखाते हैं। तो इतनी बातें आपको क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए एक दर्पण वाले क्वेश्चन को करने के लिए। अब इसी से एक दर्पण सूत्र बन जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U।
ये एक सूत्र होता है जो प्लस में होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, आसान होता है करना, बस इसमें प्लस माइनस कंफ्यूजन करता है। प्लस माइनस अगर अच्छे से पता है तो आप अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को लेंस, दर्पण और लेंस के क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। देखिए दर्पण के लिए यहाँ प्लस होता है, अगर ये लेंस, अभी हम दर्पण ही पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं दर्पण पे फोकस कर रहा हूँ, लेंस अभी नहीं पढ़ रहा है, तो इस वजह से जब लेंस पढ़ा जाएगा तो वहां पे लेंस को बता दिया जाएगा कि लेंस में यहाँ पे क्या मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्रतिबिंब बनने का नियम क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम, देखिए प्रतिबिंब बनने का सिंपल सा नियम यह है कि पहला नियम, 3 नियम था मैं बताया था, एक 3 पॉइंट माने थे, एक ऊपर एक बीच में एक तो नीचे, 3 जगह से किरणें जाएंगे। तो देखिए पहला नियम ये है सिंपल सा, पॉइंट नंबर 1, कि जब इन्होंने बोला, अच्छा इस रेखा को क्या बोलते हैं, इसीलिए मैं पहले ही बता दिया, मुख्य अक्ष। इसके जो सर्कल, जिस सर्कल का भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, इससे बीच लेंस के बीच की, दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिस मुख्य अक्ष जिस बिंदु को दर्पण पे काटेगा उसे दर्पण का ध्रुव, फिर ऐसे ही फोकस से बीच की दूरी को फोकस दूरी, वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी u, और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v। ये सब चीजें मैं बता दिया। अब देखिए यहाँ पे वस्तु दर्पण की हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, हमेशा यहाँ रखा जाएगा बाएं साइड। अब देखिए यहाँ पे वस्तु रखी है तो इससे चलने वाला प्रकाश सीधा चलेगा, ऊपर वाले पॉइंट को पहले फोकस टारगेट करना है तो सीधा चलेगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया कि नहीं। तो पहले नियम में बोला गया कि प्रकाश, वस्तु से चलने वाला प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो हमेशा परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस से ही होके जाएगा। वो परावर्तन के बाद कहां से होके जाएगा, मुख्य फोकस से होके जाएगा। तो ये बात आप, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे कि वस्तु से चलने वाला प्रकाश, वस्तु से चलने वाला प्रकाश परावर्तन के बाद, वस्तु से चलने वाला समांतर प्रकाश, चलने वाला मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है। ये पॉइंट नंबर पहला हो गया। पॉइंट नंबर पहला ध्यान से समझें सभी लोग। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला प्रकाश दर्पण से टकराएगा और परावर्तन होकर हमेशा जब भी जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। भले ही अगर मान लो कि इसी का प्रकाश नीचे से जा रहा है, ऐसे समांतर जा रहा है, और जैसे ही समांतर गया ये टकराएगा तो कहां से होकर जाएगा, यही मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा। ये कहां से होकर जाएगा, ये इसी मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा। तो ये बात याद रहे कि मुख्य अक्ष से चलने वाला प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर इसी का प्रकाश यहां से तो चला गया, अब दूसरे पॉइंट पे हिट करेगा 2 नंबर पे, तो ये क्या है, ध्रुव है। तो वस्तु से चलने वाला प्रकाश अगर दर्पण के ध्रुव से टकराता है तो जितने कोण पर आपतित होता है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगा। मतलब यहां से प्रकाश ऐसे आएगा तो जितने कोण पर आया उतने ही कोण पर नीचे चला जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है, वस्तु का प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर, अगर ध्रुव की बात हो रही, बीच में अगर सेंटर में है तो जितने कोण पे आएगा उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगा। वस्तु का प्रकाश ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होता है, आपतित मतलब आता है, आपतित होता है, उतने ही कोण पर चला जाता है, मतलब उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाता है, उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है कि जब प्रकाश जितने कोण पर आएगा उतने कोण पर ही चला जाएगा। इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हम मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये C है और ये F है। तो देखिए वस्तु यहां पे रखी है, मान लेते हैं यहां पे, तो इससे प्रकाश अगर देखिए पहला पॉइंट तो चला गया यहाँ पे, सीधा गया तो फोकस से होके आया, पहला फिगर। दूसरा फिगर ये वाला, इसका फिगर कि अगर ये P है, अब P पे ऐसे आता है
तो जितने कोण पर आया उतने ही कोण पर चला जाएगा, उतने ही कोण पर क्या हो जाएगा, आप चला जाएगा। तो आपतन कोण ये और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितने पे आया उतने ही कोण पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये मतलब ये जो आई होगा बराबर आर हो जाएगा, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा पॉइंट बोला। अब तीसरा पॉइंट क्या बोला है, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे और इन्हीं के नियमों का पालन करेंगे, कोई भी प्रतिबिंब बन जाएगा। तीसरा पॉइंट ये बोला कि देखिए अगर दर्पण, अब देखिए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट का नियम क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रकाश अगर ऐसे सीधे आ रहा है तो वक्रता केंद्र अगर सी से होकर गुजरा ना, तो दर्पण से जैसे टकराएगा वो उसी मार्ग पे वापस आ जाएगा। मतलब सी से अगर ढोके गया तो उसी मार्ग पे फिर वापस लौट जाता है। तो देखिए फिर तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, वस्तु का प्रकाश यदि सी से होकर जाता है, यदि सी मतलब वक्रता केंद्र, यदि वक्रता केंद्र से होकर जाता है, से होकर जाता है, तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। तो देखिए तीसरा फिगर बना लेते हैं। यहां पे तीसरा फिगर क्या बोल रहा है कि अगर ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है ऐसे और प्रकाश ऐसे, तीसरा पॉइंट ये सी है, वस्तु यहां पे, तो अगर इसका प्रकाश कहां से गया, सी से होकर गया, तो सी से होकर जाएगा तो इसी मार्ग पे ये फिर क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। और इतनी तीनों प्रोसेस के दौरान ये किरणें, तीनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किरणें जिस बिंदु पर मिलती है ना, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये तीनों था दर्पण का नियम। दर्पण के नियम में यही तीन नियम है कि जब देखिए समांतर चलने वाला प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाता है। दूसरी बात, दर्पण के मुख्य जो ध्रुव होता है, ध्रुव से टकराने वाला प्रकाश परावर्तन के बाद जितने कोण पर आपतित होता है उतने पे ही परावर्तित हो जाता है। और तीसरा, वस्तु से चलने वाला प्रकाश अगर वक्रता के सी से होके जा रहा है तो वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पे वापस हो जाएगा, और जैसे उसी मार्ग पे वापस होगा तीनों किरणें या दो भी किरणें एक बिंदु पे जहां पे मिल रही वहां प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार से इन तीनों नियमों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रतिबिंब को बना सकते हैं। देखिए इसमें दो किरणों का यूज हुआ है, तीनों किरणों का भी यूज कर सकते थे। देखिए पहला प्रकाश यहाँ से फोकस से होकर गया, दूसरा प्रकाश सी से गया, इसी मार्ग पे वापस आ गया, इस वजह से दोनों किरणें यहाँ मिली, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। और जब वास्तव में किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु से छोटा बड़ा वो दूरी पे डिपेंड करता है कि दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु है, तो जितना पास रहेगी उतना बड़ा बनता है, जितना दूर होगी उतना छोटा। तो इस प्रकार से आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये तो परावर्तन का नियम हो गया, अब उसमें प्रतिबिंब बनाना देखेंगे कि प्रतिबिंब कब किस कंडीशन में बनता है, कैसे बनता है। कि वस्तु के सामने अगर वस्तु को रख दे तो वस्तु को अगर अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अगर फोकस पे रख दे तो अनंत पे बनेगा, अगर वस्तु को सी पर रख दे तो प्रतिबिंब सी पे बनेगा। मतलब कि कहां पे वस्तु को रखें और कहां प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।